किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछो, बेझिझक पूछो। हम्म। हम्म। हेलो। पूछो। हाँ बोलो। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बोलो। हाँ। सर मतलब ओपीडी में मैंने देखा है ना कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनका हम्म। डायलिसिस चल रहा है और रीनल प्लांट रीनल ट्रांसप्लांट हम्म। के लिए उन्हें बोला गया है, तो सर उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आज ही एक छोटी बच्ची आई थी, 22 साल की थी वो, हम्म। और उसकी डायलिसिस चल रही है लास्ट 1 मंथ से। हम्म। और उसकी 2 साल से उसकी मेडिसिन चल रही थी ऐसे ही, हम्म। आयुर्वेदिक ही मेडिसिन वो ले रहे थे। 2 साल पहले उन्हें पता चला था कि हम्म। इसको बीपी की प्रॉब्लम है। उसका हम्म। बीपी आज भी मैंने जब चेक करा था तो हम्म। उसका 160 और 110 आया था उसका बीपी। किसका, बच्चे का? हाँ सर। हम्म। और सर मैंने उसकी बहुत हिस्ट्री निकालने की कोशिश करी कि मुझे शायद उसका कुछ हेतु मिल जाए। हम्म। तो सर उसके हेतु में ऐसा कुछ मिला ही नहीं। बराबर है। कि मतलब उन्होंने तो ये बोल दिया एलोपैथ वालों ने कि बीपी की वजह से है। तो मैं ये देखना चाह रही थी कि उसके हम्म। बीपी रेज होने का क्या कारण रहा होगा, क्या उसने ऐसा पथ्य सेवन करा था। तो सर उसमें ज्यादा तो कुछ नहीं, बस हम्म। उसकी मम्मी ने सिर्फ ये बताया कि वो हम्म। सब्जी सब्जी नहीं खाती थी, सिर्फ वो पराठा पराठा ही खाती थी। और हम्म। सब्जी की जगह पे वो जो ये चिप्स कुरकुरे ये होता है वो इनको फ्राई करके खा लेती थी। बराबर है। और सर और ये भी उसकी हिस्ट्री में था कि उसे अनारतव की हिस्ट्री थी उसकी। तो हम्म। उन्होंने कभी ये जानने की भी कोशिश नहीं करी कि बच्चे को अनारतव है तो वो क्यों है। और बराबर। बस वो ये बोल रहे थे कि इसका हीमोग्लोबिन कम रहता है, तो डॉक्टर्स ने ये बोला कि इसके शरीर में खून की कमी है, तो खून की कमी जब पूरी होगी तो हम्म। मेंसेस उसके आने लगेंगे। और हम्म। सर उसकी कुछ और उसकी हिस्ट्री मिली नहीं ना, कुछ स्ट्रेस की ऐसी हिस्ट्री थी, हम्म। क्योंकि 22 साल का बच्चा था तो उसमें तो ऐसा जितना कुछ स्ट्रेस था भी नहीं। बराबर है। तो सर इस तरीके के केस मतलब अब बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं कि छोटे छोटे हम्म। बच्चों में रीनल फेलियर हो रहा है। तो सर उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं उसको? अब क्या है, यह आधुनिक वैद्य शास्त्र की दवाइयों का बहुत जो परिणाम है, ज़्यादा उपयोग है दैनंदिन जीवन में, वो अभी पिछले 50 सालों में बहुत बढ़ गया है। इसके पहले इतना नहीं था। तो अभी। सर मैंने ना हाँ, उससे सुनो। इसकी भी हिस्ट्री ली थी कि उसने मॉडर्न की कोई मेडिसिन खाई हो, तो हाँ। उसकी मम्मी ने ये बोला कि हम इसे मेडिसिन ला करके देते थे लेकिन ये खाती ही नहीं थी। हम्म। तो सर उसकी मॉडर्न की भी ऐसी कोई हिस्ट्री मिली नहीं। हम्म। शायद यह हो सकता है कि वो छुपा रहे थे उस चीज को। ठीक है ना। सुनो तो क्यों हो रहा है। अभी ये किडनी के आपको पेशेंट दिख रहे हैं, एक्यूट रेनल के पेशेंट दिख रहे हैं, बच्चे भी दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं इसका? इसके बहुत रीज़न है। हाँ। फिर भी अभी जो है, बहुत आधुनिक वैद्यक शास्त्र की दवाइयाँ जो है, ये अभी पिछले 30-40 साल में लोग ले रहे हैं और बड़े पैमाने पर ले रहे हैं। ये जो दवाइयाँ हैं, इनका ज़्यादातर सभी दवाइयों का एक्सक्रीशन जो है वो रिनल है। हाँ। सभी दवाइयों का, मैक्सिमम दवाइयों का, हाँ, NSAID लो या फिर कोई भी लो, ज़्यादातर एक्सक्रीशन जो है वो रिनल है। अब जब एक पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ जब खाती है, पेन किलर खाती है, चाहे आपने ना खाई हो, आपकी दादी ने ज़्यादा खाई हो, पिछली इसने खाई हो, तो इसका सबका परिणाम जो है वो जो है वो वृक्क या फिर किडनी इस अवयव पर जाता है। अब जब एक जनरेशन कोई दवाई या ये करता है, तो उसका जो बीज दृष्टि है उस प्रकार की होती है, तो बच्चे में भी वो सब बीज दृष्टि आ जाती है। दूसरी बात जो है, सिर्फ दवाई खाने से होगा क्या? नहीं, बहुत से कारण है, ये एक वन ऑफ द कारण है। दूसरी बात जो है कि अभी जो वृक्क है वो शोणित मेध प्रसादात वृक्क है ना। अभी के लोगों के हेतु अगर देखें तो रक्त दुष्टिकर हेतु, अव्यायाम, हाँ, मेद दुष्टिकर हेतु, ऐसे हेतु बहुत मिलते हैं। अव्यायाम में ये हेतु पिछले 30-40 साल के पहले नहीं था। लोग व्यायाम अलग से करना पड़ता ही नहीं था लोगों को, ठीक है, क्योंकि उनकी जो दिनचर्या है उसमें इतने काम रहते थे। जो जेंट्स रहते थे वो साइकिल चलाते थे। अधो अधो रहता था बहुत, किलोमीटर चलना ये सब रहता था। अब ये पिछले 30-40 सालों में ये सब कुछ गया है। हाँ। सिटिंग जो है वो वर्क बढ़ गए हैं।
और खान पान जो है वो पहले में इतना स्पाइसी ये नहीं था। जब कोई जनरल स्टोर में भी गए तो जो कुछ मिलता था वो छोटी कुछ तो नारियल की ये ले लो वो ले लो ऐसा था, कुरकुरे और ये सब है रहता ही नहीं था। अभी जो है पैक फूड बढ़ गए हैं और रक्त दुष्टिकर जो आहार है वो भी बढ़ गया है। हाँ, नॉर्मल इंसान भी वो खा रहा है। तो रक्त दुष्टिकर, मेद दुष्टिकर और रस दुष्टिकर, ये तीन चीज़ें जो है ये पिछले 30 सालों में बहुत बढ़ गए हैं। तो इसका भी परिणाम रहता है कि डायलिसिस इसके पेशेंट जो है किडनी के पेशेंट बढ़ रहे हैं। अब ये एक एक कारण है, ऐसा एक ही नहीं बोल सकते, बहुत से कारण हो सकते हैं। ठीक है, पर ये जो मुख्य मुख्य कारण जो दिखते हैं और आने वाले सालों में ये प्रमाण जो है वो बहुत बढ़ेगा और इसका कोई इलाज नहीं होगा क्योंकि ये होगी बीज दृष्टि। ठीक है। हाँ, 3 साल का 4 साल के बच्चे की अगर किडनी खराब होती है तो हम उसको क्या रीज़न बता सकते हैं? कुछ भी नहीं, है ना? वो क्या आपत्ति करेगा? हाँ, तो ये बीज दृष्टि से होने वाली सब चीज़ें अगले और सालों में बढ़ने वाली है। ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कब ये दिनचर्या फॉलो करना, ये करना, तो एक जनरेशन ने अगर अच्छा ये सब फॉलो किया, खान पान अच्छा रखा, तो उसका फायदा अगले जनरेशन तक जाता है। ठीक है। दूसरी बात जो है, सिर्फ वृक्क के लिए, वृक्क ही अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं रहता। हाँ, मॉडर्न में वैसा कुछ विचार है। हमारे इसमें कैसा है, हम ऐसा विचार प्रिसाइज कर सकते हैं कि अपान क्षेत्र के लिए क्या विचार करें, प्राणवायु प्राण के क्षेत्र में क्या विचार करें, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। तो अपान क्षेत्र बिगाड़ने वाली अगर जो भी कुछ क्रियाएं, हाँ, चाहे वो वेगावरोध हो, हाँ, या फिर वेग का उदीरण हो, ये भी चीज़ें पिछले 30 सालों में बढ़ गई है। सोशल मीडिया ये सब चीज़ें जो बढ़ गई है, तो उसको वेग धारण, वेग उदीरण, ये भी सब कुछ बढ़ गया है। तो ये सबका जो परिणाम है वो अपान क्षेत्र में आ जाता है और उस प्रकार की बीज दृष्टि अगले अगले जनरेशन में दिखती है। ठीक है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो या फिर उस प्रकार की समस्याएं हो, हाँ, वंध्यत्व हो, हाँ, शुक्राणुओं की संख्या कम हो, या फिर रज प्रवर्तन की समस्याएं हैं वो हो, ये भी संख्याएं बहुत बढ़ गई है। हाँ, आजकल के इसमें, हाँ, बहुत से। पहले इनफर्टिलिटी इतनी पैमाने पर नहीं थी। हाँ, आजकल 10 लेडीज में 5 लोगों को इनफर्टिलिटी है। हाँ, झट से हो ही कंसीव ही नहीं हो पाती। 30-30 40-40 साल के जो जेंट्स है उनमें स्पर्म काउंट कम रहता है। तो ये जो है आगे और बढ़ने वाली चीज़ है। क्योंकि हमारा जो दिनचर्या बदली है, हमने जो जो कुछ एलोपैथी आधुनिक वैद्य शास्त्र की दवाइयाँ हैं उनका भी रोल है ना हमारे जीवन में। तो ये सबका परिणाम जो है भुगतना पड़ेगा आगे अगली पीढ़ी को। हम एज ए वैद्य हमको भी भुगतना पड़ने वाला है। ठीक है। क्योंकि आप हम अभी जो फ्रूट्स खा रहे हैं उसमें विष लगा है ना? कोई भी सब्जी हो उसमें जो छिड़कते हैं, जो कुछ रसायन लेते हैं, छिड़कते हैं, उसका परिणाम किस लिए करते हैं कि जल्दी पक्व हो, है ना? कोई भी फल है उस पर वो रसायन लगाते हैं, क्यों? क्योंकि वो जल्दी पकवा होना चाहिए। अब विष के अध्याय में विष का परिणाम बताया है, तो ऐसा बताया कि विष लगाने पर जो फल पक्व हो जाते हैं, है ना? हाँ, उस प्रकार का विष रहता है कि अगर फल पर लगाया तो फल पक्व हो जाता है और उसके बाद सड़ जाता है। तो अर्थापत्ति के साथ हम ऐसे लगा सकते हैं कि अभी जो कुछ रसायन लगा रहे हैं पक्व होने के लिए वो विषयुक्त है। तो हम जो खा रहे हैं सब्जियां वो विषयुक्त है। फल खा रहे हैं, अब पेशेंट को बोल भी नहीं सकते कि फल खाओ, हाँ, क्या खाओ, है ना? विष खाओ, ऐसा बोलना जैसे ही है वो। तो ये परिणाम भी हमारे थोड़ा वैद्य है, इसलिए हम थोड़ा फार दिनचर्या फॉलो करेंगे, विरुद्धान्न हमें मालूम है, अमावस्था मालूम है, ये थोड़ा फार हमारे इसमें रहेगा। पर सामान्य जनता जो है इसमें क्या हो गया है, ये सब परिणाम उनमें आ रहे हैं और अगले 30-40 सालों में इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन हो जाएगी। बच्चा हुआ यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अपान क्षेत्र की विकृतियाँ या जो कॉमन चीज़ें है ये भी बढ़ जाएगी। दूसरी बात जो है, रेनल फेल्योर के पेशेंट बच्चे जो आ रहे हैं उनके हर एक में कारण रेनल फेल्योर नहीं है, कईयों में कंजस्टिव कार्डियक फेल्योर है और उसके वजह से रेनल फेल्योर है, ऐसे भी है। तो माता ने सिर्फ रसव स्रोत दृष्टिजन्य कुछ कारण किए होंगे, उसके पहले भी पीढ़ी ने किए होंगे, तो वो बीज दृष्टि आएगी अगली जनरेशन में और उसका कुछ भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो बीज दृष्टि है। हाँ, सहज है। तो ये सिर्फ क्या है, तमाशा देखना है, ऐसा ऐसी चीज़ है। हाँ, अगली पीढ़ी में हमने कुछ अच्छा काम किया
उसको दिनचर्या अच्छी फ़ॉलो की, उसको आयुर्वेद के, इसलिए बोल रहा हूँ ये आयुर्वेद जो है, ये सिर्फ़ अभी दवाइयाँ देना और लेने का साइंस नहीं है। हमें पूरा एजुकेट करना पड़ेगा, और एक जनरेशन हमने एजुकेट किया तो उसका परिणाम हमें अगले जनरेशन पे मिलने वाला है। ठीक है ना? तो ये बहुत कठिन है, हाँ? ये शिव धनुष्य उठाने की वाली जैसी बात है। तो फिर भी हमें करना पड़ेगा वो चीज़। दूसरी बात जो है, रीनल जो टॉक्सिसिटी है, अभी जो अपकमिंग मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं ना, तो उनमें जो है बहुत हायर टॉक्सिसिटी आ रही है। ठीक है? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, जो कुछ बैक्टीरिया को मारना है, वायरल को मारना है, वायरस को मारना है, इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल कर रहे हैं ना, वो होस्ट सेल भी उतना डैमेज कर रहा है। और फिर क्या हो जाता है, वो टॉक्सिसिटी भी डिवाइड हो जाती है। जैसे सेलुलर टॉक्सिसिटी आती है, या फिर फ़िल्ट्रेशन रेट अल्टर करने वाली टॉक्सिसिटी है। जैसे एनएसएआईडी दे दो, फिर फ़िल्ट्रेशन रेट अल्टर हो जाता है। हाँ, एंटीवायरल ड्रग दे दो, उसकी टॉक्सिसिटी है। नेफ्राइटिस हो जाता है। तो ये सब इस प्रकार की जो सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी भी है ना, वो फिर अगले जनरेशन में जा जाती है, और उस प्रकार से बीजावयव उपतप्त करती है, दुष्टि करती है, और उस वो दुष्ट बीजावयव है, उससे गर्भ अगर निर्माण हुआ, तो उसमें ये सब चीज़ें दिखती है। पहले-पहले वो कुछ नहीं लगता, पहले-पहले अच्छा बालक लगता है, बाद-बाद में 2-3 साल का जब हो जाता है, वो अवयव का प्रभाव बढ़ जाता है, तब वो जो प्रभाव हुआ है पहले ही, वो प्रभाव दिखता है और वो व्याधि हो जाती है, उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना? तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। इसीलिए शोधन करना चाहिए, इसीलिए एजुकेट करना चाहिए लोगों को। एटलीस्ट जब-जब चांस ले तब उसके पहले शोधन होना चाहिए। एटलीस्ट हम जो शक्यताएँ हैं, हाँ? बीज दृष्टि की जो-जो शक्यता है, वो हम मिनिमाइज़ कर सकें, है ना? उसके लिए जो है वो पेरेंट दोनों जो है मेल और फीमेल दोनों को जो है बताना चाहिए कि क्या ज़रूरत कितनी ज़रूरत है ये शोधन की, हाँ? और इस प्रकार से करना चाहिए। जिनका हुआ है बच्चों का बीज दृष्टि, उनको क्या कर सकें? तीसरे चौथे बच्चे को क्या आप दवाई दोगे? हाँ, किडनी फेलियर कुछ भी नहीं दे सकोगे। थोड़ा फार जो है वो अभ्यंग विभंग करके आप सिम्पटम्स को मिनिमाइज कर सकोगे, पर कुछ भी आप रिकवर नहीं करोगे। हाँ, क्या बोलते हैं, रिवर्स प्रोग्नोसिस आप कर नहीं पाओगे। ठीक है? क्योंकि उसका वो जो बीज अवयव है वही उपतप्त है, वही उसका दुष्टि है, और वही दुष्ट अवयव को क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर पाओगे, देखना है सिर्फ तमाशा। इसीलिए जो है आयुर्वेद का चश्मा पहनना और आयुर्वेद के चश्मे से ही देखना, और उसी प्रकार जो कुछ पेशेंट आपके पास आते हैं, उनको एजुकेट करना, बार-बार एजुकेट करना। हमारी एक जनरेशन अगर एजुकेट करे, ऐसे फिर हमारे अगले जनरेशन फिर एजुकेट करे, फिर नेक्स्ट जनरेशन जो है, जो वो पूरा का पूरा जान जाएगा कि किस प्रकार की हमें दिनचर्या होनी चाहिए, किस प्रकार से हमारा आहार सेवन होना चाहिए। क्योंकि मॉडर्न कांसेप्ट जो है, उनका बहुत अभी इम्पैक्ट है समाज के जीवन पर, है ना? कितना भी आप सोशल मीडिया पर डाल दो, पानी कम पियो, पियो, पानी ज़्यादा ही पीते हैं लोग। कितना भी आप बोलो, क्योंकि मॉडर्न के यहाँ जाने वाले पेशेंट की संख्या ही ज़्यादा है। वो जो बताते हैं, वो जो है उनका ज़्यादा फैल जाता है, और वो इम्पैक्ट ज़्यादा बैठता है। इसीलिए ज़्यादातर वैद्यों ने आना चाहिए सामने, थोड़ा-थोड़ा, छोटा-छोटा पार्ट अपने हिसाब से, जिसको लगे कि मैं अच्छा बोल पाता हूँ, तो वो सोशल मीडिया पे कुछ बनाओ, वीडियो बनाओ। किसी को बोलता है कि मैं किसी को लगता है कि मैं लोगों को जमा करके कुछ भाषण दे सकता हूँ, तो उस एरिया में उतना एजुकेट करो। इस प्रकार हर एक ने अगर वो ज़िम्मेदारी ले ली, देखो हर एक को ओपीडी करने हैं, पैसे कमाने हैं, वो तो है, करना ही है। पर समाज के प्रति हमारा कुछ तो एक 1% तो ये चाहिए कि दिन में मैंने 1 घंटा समाज के लिए किया। हाँ? ऐसे हर एक ने अगर सोचा ना, तो जो है तो कुछ होने वाला है। बाकी सब पैसे कमाने वाले हैं, सब क्या बोलते हैं ना, मैं मेरे बच्चे का सोचूँगा, मेरा बच्चा उसके बच्चे का सोचेगा, ये तो चलने ही वाला है ना? पर समाज की तरफ हमारा नहीं, तो कहाँ आयुर्वेद रहेगा? तो और एक 30-40 साल जाने के बाद कहाँ आयुर्वेद लगे कहाँ भी दिखेगा नहीं आपको। ठीक है ना? तो एजुकेट होना चाहिए, सब कुछ सभी को पता चलना चाहिए कि क्या होता है, आम कल्पना क्या होती है, अग्नि क्या होता है, विरुद्धान्न क्या होती है, ये इतने बहुत बड़े-बड़े कांसेप्ट है ना? अगर इसका प्रयोग अगर दिन में दैनंदिन जीवन में हर एक रुग्ण ने, हर एक पेशेंट ने किया, तो बहुत सी बीमारियाँ हम टाल सकते हैं, बीमारियाँ नहीं होंगी। बराबर है ना? नहीं तो अभी क्या हो गया है, हर फैमिली में एक डायबिटिक का पेशेंट है, हर फैमिली में एक का हाइपरटेंशन है, वो 2 नहीं है तो थायराइड की गोलियाँ तो चालू ही है। ऐसी है, सभी रोगी रोगी परिवार है हो गए हैं, है ना?
तो इसीलिए हर एक ने थोड़ा थोड़ा 1% हर एक ने अगर काम किया, क्योंकि हमारे हाथ में कम पेशेंट है, बराबर है ना, तो हमारे हाथ में कम है तो हम कम लोगों पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इसीलिए बाहर आओ, पब्लिक में जाओ, या फिर पब्लिक इकट्ठा करो, आपको जो आता है, आपको लिखने अच्छा आता है तो आप लेख लिखो, आपको बोलने अच्छा आता है तो आप उस पर वीडियो बनाओ, जो कुछ आप में है टैलेंट, हर एक में अलग अलग टैलेंट रहता है ना, तो उस प्रकार से आप करो। इतना आपकी किया ना हमने ये जनरेशन में, तो अगले जनरेशन को काम कम रहेगा, ठीक है ना, बराबर है। यस सर। हाँ, तो ये करना चाहिए, फिर नहीं तो अभी आप डायलिसिस के पेशेंट आपको लग रहे बच्चे 30 साल के बाद आपको कॉमन हो जाएंगे ये सब कुछ चीजें, है ना। तो ये सब कुछ है, इस प्रकार से ये बड़ी चीज है, इसका बहुत बड़ा विचार है। हाँ, और ये सब विचार हर एक ने करनी चाहिए, हर एक ने करना चाहिए, सिर्फ अपने मेरा मेरी ओपीडी मैं ऐसा सोच के कुछ होगा नहीं, समाज नहीं बदलेगा। हाँ, आज आपका चल जाएगा, फिर अगली जनरेशन का क्या, है ना। फिर अगली जनरेशन, छोटे बच्चे, पहले का बच्चा है, बड़ा इसका चश्मा लगा है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, त्वचा को रुक्ष हो गई है, वैक्सीनेशन कर रहा है, या ऐसे पूरी क्या बोलते हैं, शक्तिहीन, हाँ, सारहीन निस्सार पीढ़ी जो है, जनरेशन जो है वो आगे आ जाएगा। ऐसा हो जाएगा। इसीलिए सब ने करना चाहिए कुछ। थोड़ा थोड़ा करो, ऐसा नहीं दिन भर करो, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करो। जब जब पेशेंट आपके सामने आता है ना, कभी कभार पेशेंट के पास पैसे नहीं रहते, कभी कभार कम पैसे रहते हैं, हमारे दिमाग में यही चाहिए कि उसको आयुर्वेद के प्रति प्रेम आना चाहिए, उसको उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए, अरे यार पैसे नहीं है तो मेरी ट्रीटमेंट नहीं हो पाई, अरे यार मेरा ये कम है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हर पेशेंट ये अगला जनरेशन है, ये देखकर हमें जो कुछ है वो कदम उठाने चाहिए। अगर पेशेंट है, दर्द कर रहा है उसके घुटनों में, उसको स्नेहन स्वेदन मालूम ही नहीं है, आप कर दो ना, एक बार स्नेहन स्वेदन कर दो, कम पैसे ले लो, है ना। उसको मालूम पड़ेगा ना कि तेल लगाने से बाद, नाड़ी स्वेद देने के बाद बहुत अच्छा दर्द कम होता है, जो मेरे पेन किलर से नहीं होता। एक पहले कम पैसे ले लो, उसको मालूम तो होना चाहिए, फिर वो बैठेगा, चार दोस्तों के साथ बैठेगा, वो बोलेगा अरे उन्होंने ना ऐसा ऐसा तेल लगाया और ऐसा ऐसा नाड़ी स्वेद दिया, बहुत अच्छा मुझे महसूस हुआ। ये कंसेप्ट पहले ये करना चाहिए उनको, पहले क्या बोलना चाहिए, उनको फैमिलियर होने चाहिए कंसेप्ट। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जब अंग्रेज आए थे, पहले लोग चाय नहीं पीते थे। हाँ, जब जब किसी दूसरे के घर पे जाओ, चाय नहीं, ये गुड़ का शरबत ऐसा सब पीते थे। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे गली गली में जाते थे वो अंग्रेज, और वो जो चाय के जो पाउच है ना, वो हर एक औरत को देते थे और बोलते थे देखो ये इतना इतना एक चम्मच लेना, एक चम्मच चीनी डालना, पानी उबालना और बाद में दूध डालना और ये पीना, ऐसे फूकट दिए। हाँ, 10 दिन 15 दिन ऐसे फूकट देने के बाद, ये सच बोल रहा हूँ मैं, ये कुछ काल्पनिक नहीं है, देने के बाद महीने के बाद फिर उन्होंने वो चाय देना बंद कर दिया। अब लोगों को लग गई लत, है ना, अब मिलेगा कहाँ ये कुछ, और फिर उन्होंने ये जो चाय है वो दुकान में रखना चालू कर दिया और वो बेचने लगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, हमें पहले उनको देना चाहिए। थोड़ा हमें कम प्रॉफिट मिला तो भी चलेगा प्रैक्टिस में, अगर ऐसे एरिया में आप कर रहे हो कि जहाँ आयुर्वेद का कुछ ए भी नहीं मालूम लोगों को, तो थोड़ा कम पैसे मिले तो भी चलेगा। बाद बाद में लोगों को आदत पड़ जाएगी, अरे तेल लगाने से जो मेरे घुटनों का दर्द कम होता है ना, वो बहुत देर तक कम रहता है, जो पेन किलर का एक दिन में ठीक रहता था वो इससे अच्छा ये है। ये इसको कसक पता कब चले, जो मनी का बैरियर जो है उनमें जो आया है, वो पहले क्रॉस होना चाहिए। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे बहुत महंगा है, इससे अच्छा मैं 2 रुपए की गोली खाऊं, ऐसा लगता है ना पेशेंट को। तो ये पहले बैरियर क्रॉस कर दो, एक बार उनको आदत लग गई ना, फिर आप अपना आप बता सकते हो नहीं अंकल ये नहीं तेल लगाना है आपको, ये तेल लगाना है दिन में 2 बार लगाना है, अगर हम मेरे पास आना है तो आपको ये जानू बस्ती करनी होगी, फिर उसको इतना पैसे लगेंगे। ये बाद में कर सकते, पर उनको मालूम ही नहीं है लोगों को। इसीलिए एजुकेट होना अभी पेशेंट, हाँ, गांव में जो जो गांव में आयुर्वेदिक करते हैं, तालुका डिस्ट्रिक्ट लेवल में तो हो जाता है, आईटी सेक्टर रहता है, रिफंड मिलता है, पॉलिसीज है, ये है वो है, पैसे उनको ये करने रहता है, पर गांव में कैसा है, पैसे मायने रखते हैं। हाँ, तो वहाँ तो मुख्य है, वहाँ एजुकेट होना चाहिए। वहाँ के लोग एजुकेट होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत आयुर्वेद को बहुत ही पैसे लगते हैं, पैसे ज़्यादा है इसलिए मैं नहीं ले पाऊँ, ये जो इम्पैक्ट है ना वो सोसाइटी से निकलना चाहिए पहली बात। हम्म तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेन हो पाएंगे अगली जनरेशन में। हम्म है ना, और बराबर है ना।
हम्म, जी सर। तो थोड़ा थोड़ा हर एक, कितने लोग, कितने वैद्य है हमारे, सब बोलते हैं आयुर्वेद अच्छा है, सब अच्छा है, पर हमारा योगदान क्या है समाज के लिए? पेशेंट तो हम ठीक करेंगे ही, है ना, उसमें क्या बड़ी बात है, वो तो एलोपैथी वाले भी करते हैं। हाँ, तो हमारा योगदान ये रहना चाहिए और थोड़ा थोड़ा करना चाहिए वो योगदान। ठीक है, तो ये ऋण है ना। चरक ने हमें जब आयुर्वेद सिखाया तो उसने पैसे लिए क्या, सब्सक्रिप्शन लिया कुछ? कुछ सिद्धांत सिखाते समय कुछ लिया ना, कुछ उसने वैसे लिखा भी नहीं कि मुझे ये दे दो बाद में पढ़ने के बाद। ठीक है ना। तो ये हमारा ज्ञान के प्रति आयुर्वेद ये ऋण है। ये ऋण हम कैसे फेडेंगे? ये ऋण हम कैसे निकालेंगे? जब हम दूसरों को सिखाएंगे आयुर्वेद, तब जितना आता है ना। फिर आयुर्वेद ने हमें पैसा दिया, आयुर्वेद ने हमें बुद्धि दी, आयुर्वेद ने हमें द्विज बनाने के योग्य बनाया, है ना। तो ये जो ऋण है समाज का, वो भी हमें ये करना चाहिए। तो ये ऋण जो है वो ये करने, ऐसा है। ठीक है। और एक सिंपल लॉजिक है, हाँ, कि आप जितना दोगे उससे बहुत मिलता है। ठीक है ना। आपको फल दिया, आपने फल खाया और बीज का कुछ प्रयोग ही नहीं किया तो उस दिन का पेट भर जाता है। पर आपने वो फल के बीज निकाले और बीज बोए तो फिर आपको बाद में और फल मिलने लगते हैं, 1 के 10 हो जाते हैं। पर वो बीज जो है वो आपको जमीन में ये करना पड़ता है। तो यही है, हाँ, जितना छोड़ोगे हाथ उतना ज्यादा मिलेगा। हम्म ऐसा है। और बोलो। तो ये किडनी फेल्योर जो है उसके कारण जो है हमें और निकालने चाहिए, क्या क्या है। अभी के जो सीडलेस फ्रूट्स है, देखो ना, सीडलेस फ्रूट्स इसका मतलब क्या है? जिसका बीज ही निकाला गया है, जिसका अंतिम शुक्र जो है वही निकाला गया है। हाँ, तो इसका परिणाम क्या आएगा? शुक्र धातु पर ही आएगा, आएगा ना, बराबर है ना। तो इस प्रकार से ये इनफर्टिलिटी कॉज बढ़ गए हैं। हाँ, पेस्टिसाइड का ज़्यादा उपयोग ये बढ़ गया है। इसीलिए वैद्य ने अपने घर में जितनी जगह है उतनी तो सब्जियां लगाओ। हफ्ते में 2-3 बार बाहर की खा रहे हो, 3 बार अपने घर की खाओ, ऐसे कर सकते हो ना आप, है ना। तो इस प्रकार से हम भी थोड़ा थोड़ा चेंज कर सके। जब आप डिमांड करोगे सेंद्रिय, कि ये सेंद्रिय मुझे सब्जियां चाहिए, हाँ, बिना पेस्टिसाइड वाली, तब वो जो है फार्मर जो है वो उस प्रकार की सब्जियां चालू करेगा लगाने, कि अरे इनको इनकी डिमांड ज़्यादा है, हाँ, सेंद्रिय की डिमांड ज़्यादा है, तो वो पेस्टिसाइड कम करेगा। पर डिमांड तो चाहिए ना, तब होगा ना ये सब कुछ। तो इस प्रकार से, वैसे उस प्रकार से डिमांड करो, पेशेंट को भी बोलो ऐसी ऐसी सब्जियां ले लो, हाँ, जो पेस्टिसाइड का यूज़ कम कर रहे। हमने भी, हम मेरा घर है तो मैंने भी हमारे घर में जो फ्रूट्स है वो उस प्रकार के लगा है, हम कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते। तो जो कुछ फ्रूट्स मिलते हैं, अंजीर मिलता है, पेरू मिलता है, पेरू को क्या बोलते हैं हिंदी में, अमरूद मिलता है, ठीक है, आंवले हैं, ये है, तो ये सब बिना पेस्टिसाइड के हैं। फिर हमने वो बॉटल गार्ड, स्नेक गार्ड, ये सब कुछ, वो सब कुछ लगाया है, हाँ, कुष्मांड विष्मांड। तो हफ्ते में 3-4 बार तो सब्जियां जो है वो बिना पेस्टिसाइड वाले खाते हैं, तो उतना है ना, मिनिमाइज कर सके ना हम इफेक्ट। तो इतना हम कर सकते हैं। ठीक है। हम्म यस सर। हम्म आगे। सर, चाय खाने के कितनी देर बाद ले सकते हैं? अगर क्या? चाय का खाने की कितनी देर बाद पी जा सकती है? क्यों पीना है चाय? अभी मतलब वो तंद्रा वगैरह ऐसे फील होता है खाने के बाद तो। नहीं, इतना खाना ही नहीं है। खाने का हमारे शास्त्र में वर्णन ऐसा है कि खाने के बाद आपको तंद्रा न महसूस हो, आपको गुरुत्व न महसूस हो, और आप जो है एकदम आराम से उठे और आराम से काम करें। अगर ऐसा हो रहा है तो अत्याशन है, आप ज़्यादा खाना खा रहे हो, ठीक है, या फिर गुरु खाना खा रहे हो। दूसरी बात, चाय जो है मैं वैयक्तिक तौर पे बंद करता हूँ पेशेंट का। हाँ, मेरा मानना है कि ये विचित्र प्रत्यारोपितता का एक उदाहरण है, मेरा मानना है। कई लोग बोलते हैं कि अच्छा भी है, पर कई प्रकृतियों को सूट होता है, जैसे कफ प्रकृति है, वात प्रकृति के उनको ठीक हो सूट हो जाता है। पर पित्त प्रकृति, रक्त दुष्टि, रक्तानुबंधी वात ऐसे कुछ है तो उनमें वो तकलीफ कर देता है। शक्कर जो है वो मधुर है, हाँ, पानी पानी में साथ ये करना है, और चाय और दूध। तो शक्कर मधुर है, दूध मधुर है, हाँ, विपाक मधुर है, उनका कार्य जो होने वाला है वो पित्त शमन होने वाला है।
सिर्फ चाय पत्ती डालने के बाद द्रव्य जो है वो मधुर रसात्मक स्वेद जनन कार्य करता है। हाँ, जो चाय है, ठीक है ना, चाय मधुर रहती है ना। जी सर। हाँ, तो मधुर रस होकर भी वो तंद्रा निवारण करता है, मधुर रस होकर भी वो निद्रा नाशक है ना। ये कर्म जो है वो अच्छा कर्म नहीं है, ठीक है। हाँ, बराबर है ना। मधुर जी चीज जो है जी वो ग्रहण करना चाहिए। मधुर रस जो है, हाँ, उसने उसने नींद लानी चाहिए। मधुर रस जो है उससे स्वेद कम होना चाहिए। मधुर रस जो है उससे प्रीणन होना चाहिए। चाय उल्टा कर देता है ना। चाय नींद उड़ा देता है, चाय स्वेद जनन करता है। हाँ, तो ये जो चीज है, तो ये चीज अच्छी नहीं है, पहली बात। हम्म तो इसीलिए हम पेशेंट का चाय बंद कर देते हैं। और रक्त दुष्टि बहुत जल्दी होती है चाय से। एक आधा व्रण का पेशेंट है तो उसको बोलो तीन चार बार चाय पिए, ज़्यादा चाय पिए, तो व्रण में क्लेद आ जाता है और पस जाता है, सड़ जाता है। हाँ, तो रक्त दुष्टि बहुत जल्दी हो जाती है। तो चाय ये अच्छा है ही नहीं, पहली बात। हाँ, हमें आदत डाल दी है। और कोई भी चीज़ वो नहीं पिए तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये आदत है और आदतें बुरी है कि नहीं। यस सर। यस तो यस। हम जब भी स्किन का पेशेंट तो गारंटेड उनको बोलते ही चाय बंद करना। अरे 10-10 बार लोग चाय पीते हैं, कईयों के तो घर में उठने के बाद वो बर्तन ही रखते हैं गैस पर चाय ये करने का, पानी का उबालने का। इतनी आदतें लग गई है लोगों को, है ना। और फिर उस पे रील्स भी बनते हैं, चाय नहीं पीने वाले लोग कितने बुरे रहते हैं, है ना। बराबर है ना। तो यस सर। इतना ये है, बुरी चीज को बहुत प्रमोट हो जाता है अब अभी के दुनिया में। तो बंद कर दो चाय। हम्म। यस लेकिन सर ये ओके। आदत कैसे छोड़नी चाहिए? लेकिन पेशेंट अभी बोलता है कि मैं तो इतना सालों से चाय पीता हूँ, तो एकदम से आदत तो नहीं आराम जाती से है ना। छोड़नी, कभी भी आदत 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 आराम से ही छोड़नी है। प्रमाण हमारे कम शास्त्र करके में क्या फिर। बोला है, अगर अपत्य भी हम्म। खा रहे हो और वो आपको साथ में हो गया है अपत्य, हाँ हाँ और अगर वह सही छोड़ना कह है, रहे हैं। और फिर वो साथ में तो हो गया, अभी उसको आदत पड़ गई, फिर भी छोड़ना है क्योंकि वो अपत्य ही है, ऐसे बोला है शास्त्रकारों ने, है ना। वो धीरे धीरे पाद क्रमान 1/4 करके करके छोड़ना है। हम्म? वही तो बोल रहा हूँ, कोई किसी भी आदत छोड़ने के लिए वो आदत कितनी बुरी है वो बताना आपको चाहिए, है ना। बराबर है ना। हाँ। जितना आप अच्छी तरह से उसको बताओगे कि ये आदत बुरी है। हर एक को प्राण का भय रहता है, हर एक इंसान को, ठीक है। हर एक इंसान को लगता है कि मेरी जो बॉडी है, मेरा जो शरीर है वो निरोगी हो, स्वस्थ हो। हर एक को ऐसा कोई नहीं लगता कि मैं मुझे रोग हो, ऐसा किसी को भी नहीं लगता। तो इसीलिए उसकी वो कितना बुरा है वो बताओ, है ना। तो चाय लोग छोड़ते नहीं, फिर ग्रीन टी आ गई, ये आ गया, वो आ गया। बराबर है ना। हाँ, तो छोड़नी ही चाहिए। सर कई लोग चाय नहीं पीते, कॉफी लेते हैं, तो कॉफी भी नहीं पीनी चाहिए ना। जो चीज झट से आपको क्या बोलते उत्तेजना दे, है ना, वो चीज जो है वो रजोगुण की रहती है। हाँ? तो इस प्रकार से वो जिससे जिससे लत लगे तो वो छोड़ना है। अभी तो कैफीन बहुत बड़े मात्रा में उसका बहुत चल रहा है ना, वो स्टिंग बिंग आ गया है ना। बच्चों को नहीं देते। एनर्जी ड्रिंक, है ना। ये जो उत्तेजना की चीज जो है ना, अभी मुझे पढ़ाई नहीं करनी है ना, तंद्रा आ गई, फिर मैंने कॉफी पी, बराबर है ना। फिर मुझे फ्रेश लग रहा है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ये जो कृत्रिम उत्तेजना है उसका कुछ फायदा नहीं होता। आपके मन से लगना चाहिए कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ पढूं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से। हम्म हाँ जी ठीक है। सर ग्रीन टी भी नहीं लेनी चाहिए सर, मतलब उसमें दूध तो नहीं होता है? लेने कई के लिए लोग दे बिना सकते दूध हैं। वाली टी ये बनाते कैसा हैं। है, आयुर्वेद के सिद्धांत के आधार पर अनुक्त द्रव्य है उनका हमें कर्म आप एप्लीकेशन करना आना चाहिए हमें, ठीक है ना। बराबर है ना। आप जो दे रहे हो, जो द्रव्य शास्त्र में नहीं बताया है, तो आप देना चाहिए क्या उस समय, उस अवस्था में, उस प्रकार के व्यक्ति में, है ना। अब कफ प्रकृति का हो और उसने पहले से ही कफ कर आहार लिया हो, ऐसा कुछ लिया हो, और उसने वो हर्बल टी ली जिसमें मरीच है, आदक है, ये है, तो उसके लिए वो अच्छा है ना। उसके लिए उस अवस्था में वो अच्छा हम्म तो इसका मतलब यस। ऐसे नहीं कि सब में वो अच्छा है ना। ऐसा है। हम्म ओके। लहसुन बिशुन, अगर लहसुन अच्छा है, किसके लिए अच्छा है, आवृत्त कफ वात कफ, इसके लिए अच्छा है।
वही लहसुन पित्त प्रकृति के लोगों में, रक्तावृत्तवाती सभीयों में रक्त और पित्त का अनुबंध है, उनमें वो लहसुन बुरा है। तो नथिंग इज एब्सोल्यूट रॉन्ग और राइट। कोई भी चीज पूरी की पूरी अच्छी और पूरी की पूरी बुरी नहीं रहती, बराबर है। तो इसीलिए अवस्था के अनुसार वो बदल जाता है वो चीज। जैसे दूध है, अमृत है, पर शाम ज्वर में दूध विषवत है ना, इस प्रकार से। यस सर, अगर ये दूध का जैसे अगर कोई 6, 7, 8 बजे खाना खा लेते हैं और फिर वो सोने में देर हो जाती है, 10, 11 बजे दूध पी सकते हैं? कौन से? मतलब अगर जैसे सात रात के? कोई जल्दी खाना खाते, हाँ रात के समय में, अगर नहीं, कोई रात में कहाँ हमें दूध 6, पीना 7 रहता बजे है। खाना खा लेते नहीं हैं। पीना है, क्यों है? पहली बात क्या है, खाना जो है वो सूर्यास्त के पहले करना है। हाँ, वो हम बाद में करते, पहली वो गलती कर देते हैं। क्यों वैसे नहीं करना है? क्योंकि स्रोत से जो है वो अवरुद्ध रहती है, हृदय म्लान रहता है ना। तो इससे क्या हो जाता है, रस का विक्षेपण अच्छा नहीं होता। ठीक है ना। इसलिए खाना जो है सूर्यास्त के पहले खाना रहता है। उसमें भी हम लेट करते हैं, ठीक बात है, ठीक है। उसमें भी आप रात को दूध पियोगे तो क्या होगा, बराबर है ना। रात को दूध कब पीना बोला है? जैसे हाँ, रात को दूध कब पीना है? शरद ऋतु में पीना है, जब उष्णता ज्यादा रहती है ना। कोजागरी बोलते हैं ना हम उसको, ठीक है ना। तो उस प्रकार से पीना है। कौन सा पीना है? गाय का दूध पीना है। हम्म अब और भैंस का पिया और ये हुआ तो और अभिसंधत्व आ जाएगा और श्रोतावरोध निर्माण हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये करना है। हाँ, 6 बजे आप खाना खा रहे हो, 9, 10 बजे दूध पी रहे हो तो ठीक है। फिर भी उसके नियम है ना कि भूख अच्छी रहनी चाहिए दूध पीने को, है ना। आमाभिभूत कोष्ठ नहीं रहना चाहिए, इस प्रकार के नियम है तो वो होना चाहिए। जनरली जो है वो दिन में पीना चाहिए। जब भूख लगे इस प्रकार से, तब दिन में पीना चाहिए। जी हम्म क्योंकि कफकर आहार है दूध, ये कफकर आहार है, और जो कफ है उसके लिए क्या है, स्रोत से आवृत्त नहीं रहनी चाहिए। हाँ। अग्नि चाहिए। हम्म, और हेलो। हाँ, बोलो। हेलो सर। सर मैंने वो केस शेयर किया था ना परसों, वो हम्म, रुक्षता थी स्किन में पेशेंट के। तो आपने हम्म, और उसके हेतु जैसे चॉकलेट, और उसकी मम्मी भी बोली हाँ, बहुत मीठा खाता है, एज है हम्म, 30 इयर्स, हाँ, और मतलब जागरण भी बहुत है उसका, और हम्म, बिजनेस टूर में 10 डे बाहर रहता है। हम्म, वो मेरे से पहले प्रतीक्षाएं और लाइक उद्गार बाहुल्य से और उदर गौरव के लिए ट्रीटमेंट हाँ, ले हाँ, चुका हाँ, है, पर उसने बराबर है। 15 दिन ही लिए थे। और वो वो बहुत थीन है, हाँ, मतलब कफज इतना। कृमि जो रहते हैं उसमें है ना प्रकार, अंतराद उदराद, है ना। हाँ ये उदराद विदराद टाइप हाँ के रहते जो है ना, उसमें ये हाँ आमाशय के प्रति ये जैसे लक्षण है ना, पेट फूलना, उद्गार, ये सब लक्षण आते हैं। हाँ कोई भी हेतु नहीं रहता और ये लक्षण रहते हैं। हाँ। बोलो। तो सर वो बहुत ही दुबला है, वो लड़का है ना, हम्म, हमारे नेबर ही है वो, हम्म, बहुत दुबला है। तो आपने जैसे उसमें कृमि का बोला मुझे, और रसपाचक बोला था, हाँ, तो हाँ, लाइक रसपाचक बोला था। हम्म, और तो मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब आपने रक्तपाचक ना बोल के रसपाचक क्यों बोला हाँ, करने के लिए। हाँ। और हाँ, जैसे कि अभी रसपाचक में फिर से तिक्त और रुक्ष द्रव्य है, तो और उसके स्किन में ऑलरेडी रुक्षता है, तो नहीं नहीं, वो उसके मुझे वो रुक्षता है नहीं। अ, उसका पहला अभी देखो वो पतला है ना। खाना खाकर भी शरीर हाँ को नहीं लगता, ये लक्षण जो है ना, वो श्रोतरोध नहीं तो कृमि का रहता है ना। हाँ हाँ, तो श्रोतरोध अगर दूध सर। पहले हाँ, एक करना है। बात बतानी है मुझे। हम्म, उसके जो फादर है ना, वो भी हम्म, वैसे ही है, उसकी हम्म, बहन भी, मतलब वो खाते हैं पर वो पतले ही है एकदम, मतलब थिन, उसके हम्म, फादर भी। हम्म, तो वो जेनेटिक ही होगा, लेकिन उसके होगा हेतु भी होगा। है, तो मुझे वही समझ में नहीं आया कि अभी ऐसे में तो रुक्षता क्यों आई उसमें, कृमि और रुक्षता, फिर ऐसे में हम ये पूरा अपोजिट हो गया ना, जैसे नहीं हम नहीं, उसको तिक्त ऐसे रुक्ष नहीं है। द्रव्य देंगे कृमि, तो। सुनो, कृमि कौन से लक्षण उत्पन्न करता है? तो वो कफ के ही लक्षण उत्पन्न करता है, ऐसे नहीं है। वो वहां का धातु है जो है वो बिगाड़ देता है, और धातु बिगाड़ने के बाद धातु का वहां का कार्य है वो बिगड़ जाता है। ठीक है। ओके, जैसे, रस धातु, हाँ। हाँ, जैसे जैसे वो स्वेदज कृमि है, तो वहाँ कभी कभार वो क्या करते हैं, वो अपना अरुण अरुण शिकानी ये अपना इंद्रलुप्त कर देते हैं। अब वहाँ क्या होता है, वहाँ हाँ हाँ पसीना बिसीना नहीं आता, ड्राई रहता है, पर वो कृमिजन्य है। हाँ
ठीक है ना। हेलो। तो इसीलिए बोला है हाँ कृमियों के मेडिसिन इसमें। ले जा सकते हो हम। हाँ, एक मिनट माइक बंद करो, बाकी किसका चालू है। हाँ, तो इसीलिए कृमियों के इसमें बोला है कि ऐसा कोई लक्षण नहीं जो कृमि पैदा नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा कोई लक्षण नहीं है जो कृमि पैदा नहीं कर सकता। आपको जब लगे कि ये कोई दोष से नहीं हो रहा है, हेतु नहीं मिल रहा है, ये वो सब कुछ हम आपने देख रहा है और उपशय नहीं मिल रहा है, तो एक कृमि का विचार करना है। ठीक है, सुश्रुत ने तो कृमि के लिए बहुत उसने बोला है कि जब जब ऐसा ऐसा दोष दोष समूर्छना आए, ऐसा कुछ हो, तो कृमियों का विचार करना ही करना है। ठीक है, त्वचा विकारों में कृमियों का विचार करना ही करना है, ऐसे सुश्रुत आचार्य ने बोला है। तो इसीलिए चॉकलेट दिख रहा है हमें, रोज नित्य सेवन कर रहा है वो, है ना, बराबर है। फिर आम निर्मिति दिख रही है उसकी। सर रोज वो 2 बार खाता है चॉकलेट। हाँ, 2 बार खाता है चॉकलेट, और चॉकलेट जो ऐसी चीज है वो चिपक जाती है आंत्र को, है ना। तो इसीलिए पहले कृमियों का विचार पहले करना चाहिए, जो दिख रहा है पहले वो करना चाहिए, है ना। हाँ, नींबू तेल भी लगाने के लिए उसको दो, लगाने के लिए कुछ देना है तो ऊपर से, पर अंदर से पहले ये होना चाहिए, बाद में जो आपको लगे वो करो। हाँ, कृमियों की चिकित्सा जो है वो व्यस्त नहीं जाती, पहली बात त्वचा विकारों में। हाँ, ठीक है। हाँ और सर। क्या था? वही था। और सर और एक पेशेंट है, वो भी मेरी फ्रेंड ही है, लाइक उसके 42 इयर्स फीमेल है। तो हम्म वो जो है उसका वही अर्ली मॉर्निंग टी और बिस्किट हम्म यही खाती है वो। और हम्म उसके पहले उसको फिट्स भी आते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट लाइक 10 साल से उसकी शुरू है। और उसके बाद उसकी बहुत सारी सर्जरी, ओवरी भी हम्म निकाल दी उसकी, वो मतलब सड़ गई थी, क्योंकि उसका हम्म आहार विहार ही वैसे है। वो हम्म बहुत कम खाती है, लेकिन जो भी खाती है वो उसको ब्रेड, हम्म मतलब ऐसे खाना पसंद नहीं है उसको, ऐसे ही बाहर का खाना वो वैसे ही है। हम्म तो अभी वो मेरे पास आई कि अब क्रीमेफिन, वो 2 महीने से क्रीमेफिन लेने के बाद ही उसको मोशन हो रहा है। हम्म और बीच बीच में तो उसको एडमिट किया था कि हम्म एनिमा देख के उसको मोशन कराया था, इतना उसको हम्म हो गया। और मोशन के लिए वो बैठने के बाद उसको क्रैम्स आते हैं पैर में। हम्म। तो अभी वो मेरे तो पास आई, तो मैंने उसको वही बोला कि तुझे ब्रेड छोड़ना पड़ेगा। उसको हम्म जब सर्जरी हुई थी उसके 2 दिन बाद भी वो ब्रेड ही खा रही थी और बोल रही मुझे गैस हो रहा है। हम्म तभी भी मैंने उसको बोला कि तू ऐसे टाइम पे तो मत खा, ये मतलब अभी परिशितान्न, ब्रेड तेरे लिए अच्छा नहीं है। परिशितान्न की हायर लेवल है ये सब कुछ, है ना। हाँ, ब्रेड ये। मतलब उसको ब्रेड और हम्म सैंडविच वो चाहिए ही हमारे चाहिए, और शास्त्र चपाती में नहीं। परिशितान्न किसको बोला है कि एक एक अहोरात्र मीन्स आज का कल। हाँ, तो इसको बोला है परिशितान्न, है ना। तो ये नहीं खाना है, शास्त्र में बोला है। अब ब्रेड बिस्किट ये तो क्या हो गया, है ना, एक एक महीने पहले का, 4 4 5 5 10 10 दिन पहले का, तो कितना पर्युषितान्न होगा, है ना। तो हेतु बल ज्यादा रहता है हम्म वो। तो हम्म। पर्युषितान्न क्या करता है? से- आम निर्मिति करता है ना। हाँ सर। हाँ, पर्युषितान्न क्या करता है, टीका में पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि ये वातवृद्धि भी हो जाती है, उदावर्त जैसे व्याधि पर्युषितान्न से हो हाँ जाते सर, हैं। उसको है ना कराते हैं उद्गार बाहुल्य। तो हम्म मैंने उसको षडधरण योग ही दिया था पहले 7 दिन। हम्म फिर उसके बाद जो विरेचन के जैसे सौम्य विरेचन, क्योंकि वो बहुत वीक है और हम्म उसको चक्कर भी आते हैं, बीपी भी बहुत मतलब वो क्षीण, हम्म पूरा हम्म उसका बल ही चला गया, क्योंकि सर्जरी 6 से 7 हुई है उसकी। बराबर है। जो कुछ भी हुई है हम्म सर्जरी बहुत सारा, और ये सब अपथ्य ही है, उसको वही बाहर तो, घूमना ये सब क्या हो बाहर गया, बाहर ये अभी आ- लाइफस्टाइल का पैटर्न हो गया है ना, कैसे भी खाओ कुछ भी खाओ, हाँ सर। दिनचर्या मत करो, और बाद में जो जो कुछ आता है, जो जो कुछ बीमारियां होती है, उसके लिए सर्जरी करो। और फिर थक जाते हैं ना, जब कि सर्जरी करके थक गए आप, कुछ नहीं, फिर आयुर्वेद के पास आते हैं, है ना। फिर अभी क्या करना, हाँ, ऐसा ऐसी चीज है ना। तो सर अभी जब अब हम्म। उसकी अभी लास्ट स्टेज आ गई ना, तब तो वो मेरे पेशेंट पास जब है, क्योंकि बोलता मैंने है कि उसको पहले मेरा मैं ठीक समझाया। होऊंगा क्या, मुझे ये होगा क्या, तो उनको हाँ बोलना अभी कुछ बोलो में मत, अभी आपको लेना है तो ले लो मेरी ट्रीटमेंट। हाँ, अभी कुछ बोलो मत कि कब ठीक होगा, क्या ठीक होगा, इतना इतना आपको हाँ फॉलो सर। करना है, और इतना इतना इस प्रकार से लेना है सब कुछ। हाँ, ज्यादा उनका हाँ नहीं सर, सुनना है पर ऐसे अभी पेशेंट का। इतना समझा के भी मैंने उसको 15 दिन की मेडिसिन दी, और अभी फिर से फॉलोअप के लिए बोला, तो हम्म फिर भी वो बोली कि अभी भी मैं बिस्किट और टी लेती हूँ सुबह तो में। फिर मैंने क्या बोला करना, अभी क्या, जाओ मतलब बोलना और। ऐसे पेशेंट को क्या बोल सकते हैं। हम्म ऐसे। तो इस पेशेंट में तो स्नेह की ही जरूरत है ना सर, पूरा रुक्षता है जो मैदा, हम्म और थोड़ा थोड़ा उसने स्टार्ट किया है, जैसे मैंने उसको अम्ल लवण, जैसे कि कोकम है, द्राक्षा, उसको भिगो के ऐसे लेने के लिए बोला है, वो थोड़ा थोड़ा हम्म वो कर रही है।
मैं जैसे हम डॉक्टर क्या करते हैं, ऐसा पेशेंट रेफर अगर आए ना, पहले उनको बोलते, चाहे वेट गेन का हो, ये हो, तो उनको बोलते पहले ये पथ्य पालन करो। हाँ, आप करने के बाद कितना होगा वो देखेंगे, उसके बाद दवाई का काम रहेगा। नहीं तो क्या हो जाता है, वो पूरा दवाई पर डिपेंड रहता है। हाँ, लाइफस्टाइल चेंज करनी है मुझे। हाँ, ये उनके दिमाग में हाँ नहीं रहता, सर। उनको मालूम है कि डॉक्टर चेंज करना रहता है ना। तो इनको हम्म। पूरा ये करना पड़ता है। तो उसमें सेहा ही चलेगा ना सर? तो इसमें मात्रा हाँ। बस्ती दे कि अभी तो वो ठीक है, मतलब मैंने जो मेडिसिन दिए है उसको, हम्म तो वो ठीक है। पर अभी उसको आगे जाके अगर फिर से ये हुआ तो बल भी कम है, तो मैंने उसको थोड़ा सा द्राक्षास डिटेल अभी केस स्टार्ट हिस्ट्री किया है। लेना। देखो, ऐसे अगर बहुत हेतु है, बहुत लक्षण है, डिटेल केस हिस्ट्री लेना और दोष के अनुसार ट्रीटमेंट लेना। हाँ, नास्ति दुरोगये विना दोष ही अस्मत् अस्मत् विचक्षणा। कुछ भी नहीं करना, दोष कौन से बड़ा है, किस प्रकार से है वो करो, क्योंकि हेतु बहुत रहते हैं, कईयों में मल्टीपल हेतु रहते हैं, है ना। बिस्किट का हेतु पकड़े, अध्यशन का हेतु पकड़े, दिवास्वाप का हेतु पकड़े, क्या पकड़े, ऐसा हो जाता है ना। तो आपको क्या हाँ करना सर। है, दोष के अनुसार जाना है। उस प्रकार से करना है, ठीक है। कुछ भी आने दो। तो सर पहला इसमें जो बस्ती अटैक का होगा प्रयोग करना है या नहीं सर? किसका, मात्रा बस्ती। पहले मात्रा बस्ती। इनमें ऐसे पेशेंट को पाचन विचन ही देने पड़ेंगे। हाँ, पाचन होना हाँ, चाहिए। पाचन तो हो हम्म गया सर, जैसे मैंने उसको षटधरण योग दिया था, वो जब हम्म उसका हम्म कम हो गया अभी डकार आना, मतलब ऐसे डकार आते हैं उसको, हम्म। बहुत बैठे बैठे ही उसको आता वो है अपना त्रिविध कि कुक्ष पूरा अध्याय है। वही। वो त्रिविध कुक्ष अध्याय, उसमें ये जो है ना, अध्यशन, हाँ, समशन, हाँ, अजीर्णाशन, इस ये जो है वो उदावर्त के हेतु बताए हैं। हाँ, उसके टीका में चक्रदत्त ने। हाँ हाँ, सर, हाँ सर। तो वो भी हो सकता होता है। हाँ, और दूसरी बात क्या, अभी देखो कौन से दोष है, क्या लक्षण है, उसके मुताबिक ट्रीटमेंट करो। हम्म हम्म। ऐसे। हाँ जी सर, मैंने कई लेक्चर सीरीज में सुना है कि षड्धरण योग है जो वो आफ्टर शोधन देना चाहिए, तो क्या हाँ, ये वमन ठीक है? पश्चात देना है, वमन पश्चात देना है, ठीक है। सर अगर हम दमन नहीं करवा सकते पेशेंट को तो फिर? तो फिर क्या करो, वमन के वमन क्या करता है, कफ का शोधन करता है, तो कफ का शमन करने के लिए कुछ देना। हम्म ठीक है ना, कफ वर्धन नहीं होना चाहिए, उस प्रकार से देना। हम्म तो सर इसके लिए फिर त्रिकटु चूर्ण स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, देखो, आम पाचन जो है, आप तिक्त रस से भी कर सकते हो और कटु रस से भी कर सकते हो। कटु रस से कैसा होता है आम पाचन, अग्नि वृद्धि होकर आम पाचन होता है। तिक्त रस से आम पाचन जो होता है वो शमन स्वरूप में होता है ना। हाँ तो जी। उस प्रकार से वो अवस्था देख कर करना पड़ता है ना, बराबर है। हम्म हाँ जी। हाँ जी। हाँ, इस प्रकार से ऐसा है। हम्म? जैसे ठीक है अब सर। उष्णता जन्य कोई बीमारियां हो, उष्ण गुण से पीड़ित कोई व्यक्ति हो, हाँ, बहुत सी रुग्ण रहते हैं उस प्रकार से, या फिर धातु पाका अवस्था हो, हाँ, इस प्रकार से हो, तो इसमें अगर अग्निमांद्य आपको दिख रहा है और आपने पंचकोला सौ दिया, इस प्रकार से द्रव्य दिए, त्रिकटु दिया, तो वो तकलीफें करेगा, है ना, हाँ जी। बराबर है ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो किसमें क्या करना है वो ये चाहिए। बहु क्लेदावस्था है, बहु कफावस्था है, कफावृत्त अग्नि है, इस प्रकार का हो तो त्रिकटु चूर्ण है ना, और अग्निमांद्य है तो त्रिकटु चूर्ण काम आएगा, एक क्षार उसमें डाल दिया तो काम आएगा। उस प्रकार से, ठीक है। हाँ जी ठीक है सर। हम्म, और हम्म, कुछ, हेलो हाँ बोलो। सर, एक पेशेंट है सर, फीमेल एज 52। हम्म सर उनका आधार अपडेट करने के लिए फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं होते, यानी उनके फिंगर पे प्रिंट वैनिश हो गए, कम हम्म हो गए पहले। हम्म तो फिर इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। नहीं, किस वजह से वैनिश हो गए वो देखना चाहिए, है ना। वो काम क्या करती है, हाउस वाइफ है सर। नहीं काम करती इन द सेंस, घर में ऐसा अलग क्या काम करती है कि फिंगरप्रिंट वैनिश हो गई। अलग नहीं सर, बर्तन कपड़े धोना या ऐसा, हाँ, तो वो खाना उससे बनाना। उससे कुछ हुआ होगा। इससे क्या कर सकते, देखो हाथ और पैर जो है, उसकी जो त्वचा है वो जल्दी ये हो जाती है, क्या हो जाती है, नहीं आती है ना। हाथ और पैर के तलवे, हाँ, उसकी जो त्वचा है वो जल्दी निकलती है और जल्दी नहीं आती है।
तो इसीलिए हर शास्त्र में और हर अपने धर्म में हाथ पैर धोने के लिए कॉमन चीज़ है सब में, हाँ, चाहे कोई भी धर्म हो, हाथ पैर धोने हैं, चाहे और दिन में जितना ज़्यादा धोए उतना अच्छा है, हर एक धर्म में, हाँ, क्योंकि वहाँ जो है ज़्यादा गंदगी निर्माण होती है, क्योंकि त्वचा जो है जल्दी ये होती है और जल्दी नहीं आ जाती है, तो उसमें ये उस प्रकार से विचार उसका होना चाहिए, हाँ, थोड़ा अलग केस है पर उसका विचार इस प्रकार से करना चाहिए हमें। त्वचा जो है वो मांस धातु से बनी है, नीचे मांस धातु है, ऊपर त्वचा है, मांस धातु उपतप्त होता है, ऊपर त्वचा हो जाती है, तो वो उपतप्त हुआ है क्या, उस प्रकार से कुछ है क्या, हाँ, मांसगत पित्त गया है क्या, और उस वजह से कुछ हुआ है क्या, त्वचा का टेक्सचर बदलना ये कुष्ठ का पूर्व रूप है, तो उस प्रकार का कुछ है क्या, वो सभी एंगल देखने चाहिए उसके, इसलिए वो डिटेल केस लेनी चाहिए, है ना। ठीक है सर। डिटेल केस ले लो, अलग केस है ना, तो देखेंगे हम क्या होता है उसमें, हाँ, पूरा डिटेल ले लो उसको, हाँ, रिलेटिव को उसको उसका कुछ हस्बैंड हो तो उसको भी साथ में बिठाने, और वो क्या बोलती है, वो उसने नहीं बताया वो पॉइंट वो भी बता सकेगा, ऐसा उस सब ले लो, हाँ, और ठीक फिर है देखो क्या हो रहा है, और सच में उसके अंगूठे पे कैसे वो लाइंस नहीं है क्या, वो देखो सब कुछ, हाँ, ठीक है ठीक है। और अतिश्लक्षण खरस्पर्श स्वेदा स्वेद विवरणता दाह कणता स्वापे सोपो, तो अतिश्लक्षण खरस्पर्श, तो ये ऐसे हो गया, पतली त्वचा हो गई है ना, चेंज हो गया उसका टेक्सचर, तो ये क्या है, कुष्ठ का पूर्व रूप बोला है ना। हाँ। और फिर भी देखो केस डिटेल ले लो, और उसके अनुसार देखो, हाँ सर। और सर थोड़ा इंद्रलुप्त पर थोड़ा जनरल एक्सप्लेनेशन दे दो सर। हाँ, एक तो विष के कारण इंद्रलुप्त होता है, बाल झड़ना स्थानिक, ये किस किस में है, तो एक कृमि में है, और दूसरा विष में है, और तीसरा जो इसकी संप्राप्ति है किसकी, खालित्य की जो संप्राप्ति है, कि पित्त ऊपर की ओर जाता है और वो बाल ये कर देता है, निकाल देता है, तो एक वो संप्राप्ति रहती है में रक्त दुष्टि की, देखो क्या क्या हो गया, एक विषजन्य, एक कृमिजन्य, एक रक्त दुष्टिजन्य, हाँ, और रोम पकड़ के रखना ये काम जो है वो स्वेद का है, तो स्वेद में कुछ गलतियां, अगर स्वेद में विष ज्यादा हो, स्वेदजन्य विष, स्वेदजन्य कृमि इस प्रकार से हो, तो वो भी हो सकता है, वो सब का विचार करके करना, डाई लगाने के बाद, ये लगाने के बाद, ऐसा कुछ केमिकल लगाने के बाद झड़ गए हैं, तो विष का विचार करना, विष में जो लेप है वो लेप का प्रयोग करो। दूसरी बात, कृमिजन्य दिख रहा है, कृमिजन्य क्या हेतु में दिखता है, कृमिजन्य उस प्रकार से हो तो कृमि के लेप लगाने हैं, अलग अलग लेप है वो लगाने हैं, धतुर पत्रादि तेल बील वो जो चीज है वो लगानी है ना। पित्तजन्य लग रहा है आपको ऐसा कुछ, पित्त की संप्राप्ति है, तो वात का अनुलोमन करना है, पित्त का शमन करके आवड़ा यष्टि, हाँ, इसका लेप लगाना है। रक्तजन्य दृष्टि लग रही है तो उधर का रक्त मोक्षण करना है ना। और जनरली क्या करते लोग, सबका कॉमन रक्त मोक्षण ही कर देते हैं, रक्त मोक्षण कर देने के बाद क्या हो जाता है, रक्त की विकृति हो तो निकल जाती है, और स्वेदजन्य कुछ हो तो निकल जाती है, क्योंकि पित्त जो है वो स्वेद का आश्रय है ना। तो स्वेद में आई विकृति और रक्त में आई विकृति, ये दोनों जो है जलोगावचरण से निकल जाती है। कृमिजन्य हो तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो उसको कृमिजन्य चिकित्सा करनी पड़ती है। स्थानिक अस्थि धातु का क्षय अगर ऐसे हमने सोच लिया, तो बहुत कम संप्राप्ति ऐसी होती है, क्योंकि सार्वधिक ही क्षय होगा, पर फिर भी हमने सोच लिया तो हस्तिदंत मशी लगानी बोली है, वो नहीं मिलती तो कुकुटांड त्वक जो है भस्म जो है वो लगाना है रहता है, तो इस प्रकार से सभी एंगल देखने रहते हैं, ऐसे। सर अस्थि धातु क्षय तो कुकुट अंडत्व का डायरेक्ट लगाना है क्या? हाँ, डायरेक्ट लगाना है, डायरेक्ट लगाना है, नहीं तो चतुष्पाद प्राणियों का ये सब लेकर अस्थि धातु लेना है, उसको ये करना, भस्म करना, और वो भस्म जो है तेल के साथ लगाना, तो अस्थि को अस्थि धातु मिल जाता है और आ जाते हैं बाल, है ना, ठीक। ऐसा है। हाँ। एक व्याधि जब आएगा ऐसा कोई भी,
अपना विचार तो जो है ना वो हर एक एंगल से होना चाहिए। आप जलो का उच्चारण लगाओ, पर क्यों लगा रहे हो उसका रीजनिंग आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना, मैं जलो का क्यों लगा रहा हूँ, मुझे लगता है कि उसमें रक्त दृष्टि है, मुझे लगता है कि स्वेद में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि पित्तम औसगत हुआ है, ये मुझे कुछ रीजनिंग चाहिए अंदर। ठीक है, तो लगाने में क्या है वो फायदा है ना। हाँ, उसने लगा इसलिए मैं लगा रहा हूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं अगर कोटांडत्वक भस्म लगा रहा हूँ तो मुझे लगना चाहिए अरे इसका अस्थि धातु ही कम है। हाँ, उसके जानू उसके हर संधियों में कटकट आवाज आता है, ध्वनि आ जाती है, और कुछ भी जो कुछ हेतु है उस प्रकार से हेतु दिख रहे हैं, तो इसलिए मैं ये भस्म लगा रहा हूँ। हाँ, है ना। मुझे लग रहा है अरे नहीं ये विषजन्य लग रहा है क्योंकि इसने ये किया था और उसके बाद ही उसको इंद्रलुप्त आया, तो इसलिए मैं विषग्न लेप लगा रहा हूँ। तो ये रीजनिंग आपके पास होनी चाहिए कोई भी चिकित्सा देने, है ना। ऐसे अंधेरे में तीर छोड़ना ऐसे नहीं ट्रीटमेंट कभी करनी। ताकि गलत भी हो तो हमें कुछ कैलकुलेशन कर सके हम कि मुझे क्यों गलत हुई, बराबर है ना। सही हुई तो हमें वो जस्टिफाई करना आता है क्योंकि क्यों सही हुई, कि मैंने ऐसे ऐसे निदान किया इसलिए मैंने ये किया और इसलिए ट्रीटमेंट सही लगी, है ना। तो इस प्रकार से ट्रीटमेंट होनी चाहिए प्रिसाइज। हेलो सर। हाँ बोलो, लास्ट क्वेश्चन बोलो। सर डिजेनरेटिव चेंजेस यदि एक्सरे में दिखाई दे रहे हैं जानू संधि में, लेकिन कटकटायन नहीं है और मूवमेंट्स भी ठीक है, लेकिन चलते समय दर्द है और थोड़ा स्वेलिंग है, तो क्या अस्थिक्षयजन्य समझना चाहिए नहीं, या फिर चलते समय अवरोध? काम करते समय अगर शूल है तो वो वातज है ना। वात चिकित्सा स्नेहन है, बराबर है ना। हाँ नहीं, लेकिन उसको ये नहीं है, कटकटायन आवाज नहीं है, रहने दो ना, ऐसा बाकी कुछ नहीं है, आना ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं है ना। बराबर है ना। हमें क्या है, चलने के बाद तकलीफ होती है क्या होती है, काम करने के बाद तकलीफ होती है क्या होती है, इसका मतलब चल गुण के बाद तकलीफ होती है क्या होती है, ठंडा पानी लगाने के बाद क्षयजन्य। ठंडी के ऋतु में तकलीफ बढ़ती है क्या बढ़ती है, इसका मतलब चल गुण भी है शीत गुण भी है। फिर ट्रीटमेंट क्या करनी है, स्नेहन भी करना है स्वेदन भी करना है, बराबर है ना। ऐसा है, वो और कटकट आने दो यदि ना। अभी ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा बढ़ गया है तो हम्म फिर फिर रहने दो ना। आवरणजन्य समस्या। हाँ, ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा बढ़ गया तो उसका रक्तानुबंध भी होगा, पर ऐसे एक से नहीं हम पूरी जज कर सकते, पूरी केस चाहिए हमारे पास। ठीक है ना। उपशय अनुपशय देखना कभी भी। हाँ, नारिकेल तेल लगाने के बाद अच्छा लग रहा है क्या, ऐसे भी कभी कभी पूछना, है ना। वृक्ष और उष्ण की अगर संप्राप्ति होती है अग्नि विसर्प की जैसे वृक्ष और उष्ण गुण की, तो नारिकेल तेल लगाने के बाद अच्छा लगता है पेशेंट को, है ना, क्योंकि वो स्निग्ध है शीत है ना। तो ये क्रॉस क्वेश्चन पूछकर हम जज भी कर सकते हैं दोषों को, इसलिए उपशय अनुपशय महत्वपूर्ण है। क्योंकि कभी कभार पता नहीं चलता कि क्या हेतु हुए और किस प्रकार से हुए, तो हमें वो उपशय अनुपशय के द्वारा पता चल जाता है। इसीलिए पेशेंट जो है वो आधा डॉक्टर रहता है, उसको मालूम रहता है किसके वजह से मेरा ठीक हो रहा है ना। अगर पेशेंट बोल रहा है नहीं मेरे तेल लगाने के बाद दर्द हो रहा है, आप जानबूझकर नहीं, अरे नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, आपको तेल लगाना ही क्योंकि वात वेदी, ऐसे नहीं बोल सकते आप, है ना। वो बोल ही रहा है कि तेल लगाने के बाद मेरा दर्द बढ़ रहा है, ऐसा बोल रहा है, तो उसको हमारे जहन में हमारे दिमाग में वो आना चाहिए कि ये आम आम की संप्राप्ति है, आम प्रदोष जो कुछ तो है। ठीक है ना, है ना, ऐसा है। और खत्म हो गए प्रश्न, है किसी के और कुछ प्रश्न है क्या। तो इसलिए कॉमन जो हमारा, हाँ बोलो, कॉमन जो फॉर्मेट है ना हमारे पेशेंट ने पूरी कंप्लेंट बताने के बाद, हाँ सब सब कुछ बताने के बाद, पूर्व व्याधि, हाँ जो कुछ है वो सब कुछ, सब पूरी केस हिस्ट्री लेने के बाद, ये बाकी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही, कि आपको क्या खाने के बाद तकलीफ बढ़ती है, आपको क्या होने के बाद तकलीफ बढ़ती है और क्या करने के बाद तकलीफ कम होती है। कभी कभार पेशेंट को याद नहीं होता, फिर हमें ही कफ वृद्धिकर श्रेष्ठ क्या है वो पूछ कर दे बताना, कि दूध पीने के बाद होती है क्या, हाँ कुछ गुरु अन्न खाने के बाद होती है क्या। फिर पित्त प्रकोप कर कुछ लेकर बोलना कि कुलत्थ खाने से होती है क्या, लहसुन खाने के बाद होती है क्या। हाँ,
ऐसे कुछ 2-3 हमारे जो ज़हन में प्रश्न रहते हैं, या फिर जो उस प्रदेश में क्या लोग खाते हैं, जैसे नॉर्थ में सरसों खाते हैं, हमारे यहाँ कोई सरसों खाता ही नहीं। तो ऊपर की ओर जो है वो आपको प्रश्न पूछना चाहिए कि सरसों की सब्ज़ी खाने के बाद, सरसों का तेल लगाने के बाद तकलीफ़ बढ़ती है, ये प्रश्न आपको पूछना चाहिए, ठीक है? और वातकर चीज़, तो आपको कलाए खाने के बाद तकलीफ़ बढ़ती है क्या? चलने के बाद तकलीफ़ बढ़ती है क्या? ये क्रॉस क्वेश्चन आपके पास कुछ रहने चाहिए, ठीक है? उपशय-अनुपशय के। वो कभी-कभार आपका पिक्चर पूरा यू टर्न कर देते हैं, आपका निदान पूरा चेंज कर देते हैं वो प्रश्न, हैं? कभी-कभार पूरा का पूरा आपने ये किया होता है निदान अलग, और पूरा निदान निदान बदल देते हैं। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है? बोलो अब। सर ये एक्ने, पिंपल्स और उनके मार्क्स, इसका कैसे जनरल विचार करेंगे? नहीं, अभी क्या है, बड़ा टॉपिक है ये भी। तारुण्य पिटिका जो है वो उसकी संप्राप्ति दी है शास्त्र में। हाँ, तो तरुण अवस्था में नहीं शुक्र सर, के अभिव्यक्ति जहाँ बिना होती है मुखों तरुण के। अवस्था के भी अगर होते कई लोगों को, हाँ, तो वो कुष्ठ का विचार करना रहता है। ओके। जब जब तरुण अवस्था के बाद होने वाली तारुण्य पिटिका है, उसमें कुष्ठ का विचार होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, चलो फिर ठहरेंगे। खत्म हो गए प्रश्न? पूछना है किसी को? गौतम सर, किसको पूछना है? हाँ, पूछो भारती मैडम। हेलो। चलो ठीक है, रुकेंगे? अरे हाँ बोलो, नहीं तो प्रश्न पूछो। हाँ सर। हाँ, हाँ सर। ओके, चलो शुभ रात्रि।